हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। थोड़ा लेट क्लास हुआ क्योंकि क्लास तो 4 बजे की थी, तो इसके पहले क्लास एक हो रही थी, क्लास खाली नहीं था। थोड़ा टेक्निकली अरेंज करने में टाइम लग जाता है। कोई नहीं, आज थोड़ा कम क्लास लेंगे हम लोग, आधे घंटे, हमें लगता है 40 मिनट आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी में इंजॉय करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वीडियो दिख रहा है आप लोगों को, सभी लोगों को? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज तो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का, मार्फोलॉजी ना, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसके बारे में थोड़ी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। ये जो चैप्टर है यह जनरली न तो बच्चों को पसंद आता है न तो टीचर को पसंद आता है पढ़ाने में ना। उसका कारण ये है कि ये मार्फोलॉजी हुआ, एनाटॉमी हुआ, ये सब जो चैप्टर होते हैं ना, इसमें चीज़ें याद करने वाली बहुत ज़्यादा होती हैं और इसको अपने से भी आप नहीं पढ़ सकते बिना गाइड किए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है और इतना ज़्यादा कंटेंट होता है कि उन सभी कंटेंट को में से क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मधु जी कर रही हैं, वॉइस लैग कर रहा है। आवाज आ रही है? सही है, अब क्लियर है ना? हाँ, सरब बोल रहे हैं क्लियर है। चलो, तो मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट या मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बोलिए, चाहे मार्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बोलिए, एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, ठीक है। और एनसीईआरटी के में चैप्टर है। और एक ध्यान रखिएगा बच्चों, ये चैप्टर जैसे अभी तक जो हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया, सेल पढ़ाया, सेल डिवीजन पढ़ाया, बायोमॉलिक्यूल पढ़ाया, ये तीनों चैप्टर, चाहे वो जूलॉजी बॉटनी नहीं आप कहेंगे, बायोलॉजी का कंटेंट है। चाहे वो कोई चीज़ पढ़ो, उसमें ये तीनों चीज़ों का जिक्र आता ही आता है। यह जो चैप्टर है ये एकदम टिपिकल प्लांट से रिलेटेड है, टिपिकल प्लांट है। और इसको ज़्यादातर टीचर हों चाहे स्टूडेंट हों, न तो पढ़ाना मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता है, बड़ा इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन मैं जो पढ़ा था, मैं अपने मेडिकल के प्रिपरेशन के समय में जो हमने फील किया था कि क्या कैसे इस चीज़ को बच्चों को बताया जाए कि हम कर पाएँ, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर, और आज मैं इस मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट में मैं मेरी गारंटी है, मैं बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है कि मैं जितनी चीज़ें आपको बताऊँ बस उतना ही याद रखना है आपको अपने नोटबुक को पूरी तरह से अपने नोट्स को पूरी तरह से बुक नहीं बनाना है ना, उसको नोट्स के ही रूप में रहने दीजिएगा। और इसमें बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ें मैं आपको बताऊं वही बस याद रखिए। ध्यान से सभी लोग मेरी बात को सुनिए, जो मैं लिखाऊं उसको आप लिखिए, ठीक है। अनुश्री बोल रही है सर एक ही साथ सारे सब्जेक्ट में 2 चैप्टर के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अनुश्री, जब आप एग्जाम देने जाओगी तो वहां पर 3 सब्जेक्ट, पूरा 11th, पूरे 12th, पूरा 11th, पूरा 12th का फिजिक्स, पूरे 11th 12th का केमिस्ट्री, पूरे 11th 12th का बायोलॉजी, इतने पोर्शन को एक साथ आपको याद करके, रिवीजन करके आपको जाकर एग्जाम में 3 घंटे में परफॉर्म करना होगा। तो इसकी तो आदत आपको डालनी पड़ेगी। आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ने होंगे। और मैं देखता हूं संडे को, हो सकता है अभी किसी एक दिन मैं एक सेशन लूंगा, आपको मैं बताऊंगा कि आप पढ़ाई कैसे करें। मैं देखता हूं कि बहुत मेहनत बच्चे करते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मेहनत भी करते हैं लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आ पाता। उसके लिए एक सेशन मैं अलग से लूंगा, मैं बताऊंगा कैसे कोप अप करेंगे हम लोग, कैसे सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो हमारे पास है, हाँ आपको करना तो पड़ेगा। अब मैं ये बोलूँ आपके सामने कि बच्चों मैं क्या करूँ, मैं इस चैप्टर को पढ़ाने में असमर्थ हूँ, तब क्या मतलब रह गया मेरे रहने का। अगर आप ये बोलोगे कि सर मैं क्या करूं, इतने ढेर सारे सब्जेक्ट मेरे सामने हैं, इस सारे सब्जेक्ट को मैं एक साथ नहीं पढ़ पा रही हूं, तब तो बात ही खत्म हो गई। करना होगा ना, पढ़ना पड़ेगा आपको ना, इसको करना होगा हम लोगों को। चलो, आज तो मार्फोलॉजी पढ़ाता हूं ना, मार्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट बोलिए, चाहे मार्फोलॉजी एंजियोस्पर्म। और लेक्चर फर्स्ट, मेरे बारे में आप जानते हैं, पिछले 4 महीने से हम लोग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मेरा नाम अरुण तिवारी है, मैं डायरेक्टर हूं L1 कोचिंग वाराणसी में और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं बायोलॉजी का। आपको
अभी मैं आप देखेंगे एक दो टीचर और एंट्री हुई होगी, मैं इन लोगों को बोला हूं कुछ कुछ चैप्टर सभी लोग पढ़ाएंगे, आपका सिलेबस जल्दी खींचेगा, बस आपको एक काम करना है कि हमारे साथ साथ आपको चलना है। हर्षित आर्या बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया का एडिक्शन कैसे बंद करें। हर्षित बहुत बहुत ओ बेटा, यह बहुत आसान काम है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से आप बचें, बहुत आसान काम है। मैं सेशन लूंगा जल्दी ही इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर उस चीज़ को आप फॉलो करें। वैसे मैं क्लास में बताता ही रहता हूं, लेकिन इसके लिए स्पेशली उस क्लास में हम पूरी तरह से कल टीचर्स डे है, कल बढ़िया से कल एक कहोगे, कई बच्चे बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे सर टीचर्स डे में क्या होने वाला है स्पेशल। मैंने बोला बेटा आधे घंटे और ज़्यादा पढ़ाऊँगा। चलो, तो मैं इस चैप्टर को, हाँ ये लेक्चर फर्स्ट है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये बताओ मार्फोलॉजी कहते किसको है, व्हाट इज मार्फोलॉजी? मार्फोलॉजी क्या है? जैसे आप जेनेटिक्स में आप सुने होंगे फिनोटाइप होता है, वैसे मार्फोलॉजी होता है। लॉजी माने लॉगस, लॉगस माने नॉलेज होता है। लॉजी जो वर्ड होता है ना, मार्फोलॉजी, लॉजी का मतलब लॉगस होता है, लॉगस माने नॉलेज होता है। मार्फो माने एक्सटर्नल फीचर। तो एक्सटर्नल फीचर की जो हम स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल फीचर की जो हम स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या नाम देते हैं? मार्फोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर की जो स्टडी करते हैं। जैसे हमने बोला कि वह बंदा जो है वह बंदा है बहुत लंबा है, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, या किसी के बारे में बोले कि वह उसका कलर फेयर है, या उसको बोले कि उसका कलर डार्क है। तो जो हम नाम ले रहे हैं सब चीज़ें, या वो फेयर क्यों है, वो डार्क क्यों है, वो लंबा क्यों है, इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा है। तो ऐसा है जो बाहर से देखने से जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है उसी को हम मार्फोलॉजी बोलते हैं। और उसी स्ट्रक्चर के स्टडी को ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील एक्सटर्नल फीचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मार्फोलॉजी। अब वो मार्फोलॉजी प्लांट का भी हो सकता है या एनिमल का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो मार्फोलॉजी केवल एनिमल प्लांट का होगा, प्लांट के एक्सटर्नल फीचर की बात करेंगे, और एनिमल का होगा तो एनिमल का। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है बच्चों, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चलो, मार्फोलॉजी क्या है देखिए, आप नोट भी करते चलिएगा। ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी का एक ब्रांच है जो इन सब चीजों की स्टडी करता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? मार्फोलॉजी। और यह मार्फोलॉजी का डिफिनीशन एनिमल और प्लांट दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए लागू होता है। ठीक, ये आप नोट कर लिए, नोट करने के बाद डन जरूर लिखिएगा, जिससे कि हमें पता चल पाए कि आप मैं आगे बढ़ना है मुझे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट पर आ जाते हैं डायरेक्ट, जो हमें पढ़ना है बच्चों। बहुत सिंपल है, मैं आपको बताएं इस चैप्टर में याद करने की बहुत चीजें हैं, इसलिए क्लास को नहीं छोड़ना है। जो क्लास में बताएं कि यही याद करना है वही याद करना है, बाकी अपना दिमाग कहीं नहीं लगाना है ना। मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट क्या है? ए ह्यूज रेंज ऑफ flowering plant are identified, described and classified based on their morphology first। तो प्लांट क्या, वही प्लांट के एक्सटर्नल फीचर की जो हम स्टडी करते हैं, और उसी एक्सटर्नल फीचर के स्टडी के बेसिस पर हम प्लांट को डिवाइड करते हैं कि यह क्या, यह प्लांट का यह पार्ट है, इस प्लांट का रूट है या लीफ है, स्टेम है या फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस है। जो भी प्लांट के पार्ट को हम डिस्क्राइब करते हैं मार्फोलॉजी के बेसिस पर, वही मार्फोलॉजी, वो एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पर वही मार्फोलॉजी कहलाती है। प्लांट में अगर एक टिपिकल प्लांट की देखें तो यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिखा है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पर आपको क्या क्या दिखेगा? प्लांट में रूट दिखेगा, ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, स्टेम, ये देखिए 6 पार्ट है, यही सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। रूट पढ़ेंगे, देन स्टेम पढ़ेंगे, देन लीफ पढ़ेंगे, देन फ्लावर पढ़ेंगे, देन फ्रूट पढ़ेंगे, एंड फाइनली सीड बनेंगे। सीड को कई जगह हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर भी पढ़ेंगे, और फ्लावर में ही इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज गुरु मंत्र देता हूं बच्चों, प्लांट में 2 ही पार्ट होता है,
जैसे प्लांट की अगर हम प्लांट में अगर हम स्टडी करें, बेसिक स्टडी अगर करें, इधर ध्यान दो मैं बताता हूं। जैसे प्लांट में अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, ये प्लीम्यूल है और ये क्या है, रेडिकल है। ये प्लीम्यूल है, रेडिकल है। प्लीम्यूल की जो कवरिंग है, प्लीम्यूल की कवरिंग जो है, इसको आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। इसका जो कवरिंग और नीचे जो रेडिकल है, इसकी जो कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। और यह जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये प्लीम्यूल है और ये रेडिकल है। प्लीम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल बोलते हैं और रेडिकल की कवरिंग को कोलियोराइजा बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है, इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, इसको टाइजेलम भी बोलते हैं। अब इसमें देखो बच्चों, ये जो प्लीम्यूल है, यही आगे चलकर क्या बनाता है, स्टेम। प्लीम्यूल आगे चलकर क्या बनाता है, स्टेम। और रेडिकल जो है, रेडिकल आगे चलकर क्या बनाता है, रूट। तो प्लीम्यूल आगे चलकर क्या बनाता है, सूट या स्टेम, और रेडिकल आगे चलकर क्या बनाता है, रूट। तो प्लीम्यूल क्या बनाता है, स्टेम, और रेडिकल क्या बनाता है, रूट। रूट। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमने अभी आपको बताया बच्चों, प्लांट में बेसिकली दो ही पार्ट होता है एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर। क्या, एक होता है स्टेम और दूसरा होता है रूट। कहोगे सर लीफ भी तो होता है, कहोगे सर लीफ भी होता है, फ्लावर भी होता है, इन्फ्लोरेसेंस भी होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है, इन सबको क्या बोले, ये सब होता है। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होता, लेकिन एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर दो ही स्ट्रक्चर होता है, प्लीम्यूल और रेडिकल। प्लीम्यूल आगे चलकर सूट बनाता है और रेडिकल आगे चलकर रूट बनाता है। यही दो पोर्शन होते हैं, प्लीम्यूल और रेडिकल। प्लीम्यूल आगे चलकर स्टेम बनाता है और रेडिकल आगे चलकर रूट बनाता है, रूट बनाता है। और कहो के सभी बाकी सब चीजें बच्चों या तो रूट का मॉडिफिकेशन होता है या तो स्टेम का मॉडिफिकेशन होगा। मतलब फ्लावर अगर है तो फ्लावर का डिफिनीशन क्या होता है, मॉडिफाई सूट। सूट के ही मॉडिफिकेशन से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर ही इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट होता है। तो मेरे कहने का मतलब जो भी स्ट्रक्चर रूट और सूट के अलावा आपको दिखता है वह इन्हीं दो में से किसी एक के मॉडिफिकेशन से बनता है। या तो रूट के मॉडिफिकेशन से बनता होगा या तो सूट के मॉडिफिकेशन से बनता होगा। इसी दो में से किसी एक के मॉडिफिकेशन से बनता होगा। समझ गए, क्लियर हुआ। तो लीफ भी सूट से ही बनता है, फ्लावर भी सूट से बनता है, इन्फ्लोरेसेंस भी सूट से बनता है, फ्रूट भी सूट से बनता है, सीड भी सूट से बनता है। तो मतलब सूट ही मेन है जिससे सभी स्ट्रक्चर बनते हैं। तो दो ही स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, या तो रूट होता है या तो सूट होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं बॉडी पार्ट ऑफ फ्लावरिंग। लिखते चलिएगा, जो बोर्ड पर लिखा है एटलीस्ट इतना तो आप नोट करते चलिएगा। हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट क्या क्या होता है। पहला, एनी कॉमन फ्लावरिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल एक्सिस, मतलब लंबा सा एक्सिस होगा, सिलिंड्रिकल एक्सिस होगा, which is differentiated into an underground root system and aerial shoot system। मतलब इनका कहना यह है, वही जो मैंने अभी बताया कि प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक सूट होता है और एक रूट होता है। बाकी जो भी एरियल पार्ट हमें दिखता है वह स्टेम का सूट के मॉडिफिकेशन से बनता है, और जो अंदर का पार्ट दिखता है वह रूट के मॉडिफिकेशन से बनता है।
ठीक है। तो एनी कॉमन फ्लावरिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल एक्सिस विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन अंडरग्राउंड रूट सिस्टम एंड एन एरियल शूट सिस्टम। इसको नोट कर लीजिए। इनका कहना है कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है उसका एक्सिस होता है, उसमें दो ही पार्ट होता है, एक हवा में जो रहता है, एक जमीन में जो होता है। जो जमीन में होता है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं, जो हवा में रहता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। नोट करके डन लिखिए तो मैं आगे बढ़ूं। डन, ओके, थैंक यू। आगे रूट सिस्टम आज भी हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले रूट पढ़ेंगे, फिर शूट पढ़ेंगे, फिर लीफ पढ़ेंगे, फिर फ्लावर पढ़ेंगे, फिर इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, फिर बाकी सब पार्ट पढ़ेंगे ना। मार्फोलॉजी लंबा समय तक चलने वाला ये सब्जेक्ट पार्ट है, बड़ा चैप्टर है थोड़ा, ठीक है। चलो, रूट सिस्टम इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल। अभी हमने बताया कि एम्ब्रियो के कहां से निकलता है। रूट सिस्टम इज डेवलप फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो प्रेजेंट इन बिलो द ग्राउंड एंड इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ऑब्वियसली यह कहां से निकलता है, रेडिकल से निकलता है, और ये जमीन के अंदर रहता है, अनएक्सपोज्ड पार्ट में रहता है, और यह रेडिकल से निकलता है, जमीन के अंदर रहता है, बिलो द ग्राउंड होता है, और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। मतलब ग्रेविटी जिधर की तरफ रहता है उधर की तरफ ही उसका मूवमेंट होता है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है, इसको नोट करना होगा। मैं बिना देखे आपको बता रहा हूं, जो मैंने टाइप करके मैंने ही लिखवाया है वही चीज़ है जो मैं बोलूंगा। पहला तो बच्चों आपके दिमाग में होना चाहिए कि रूट सिस्टम जो होता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। जियोट्रॉपिक का मतलब जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उधर ही उसका मूवमेंट होता है, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यह जो रूट सिस्टम होता है उसमें नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता। इसको इसमें शायद नहीं है, इसको मैं भूल गया हूँ, आप लिख सकते हैं रूट डज नॉट कंटेन नोड एंड इंटरनोड। नोड और इंटरनोड वहां नहीं पाया जाता। रूट सिस्टम में नोड इंटरनोड नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नोड इंटरनोड नहीं पाया जाता। और आपको पता है किसी भी एक्सिस के टिप पर एपिकल मेरिस्टेम होता है, अपेक्स पर एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो डिवाइड करता है तो लंबाई बढ़ती है। तो ओबियसली एपिकल मेरिस्टेम का पोजीशन एपिकल ही होना चाहिए। मतलब जैसे यह है, अगर कोई एक्सिस है तो एपिकल मेरिस्टेम यहां होना चाहिए टिप पर, वही डिवाइड करके ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन रूट सिस्टम का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वह टिप पर नहीं होता, वह सब टर्मिनल पोजीशन में होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि अपेक्स पर रूट कैप पाया जाता है, इसको ऐसे ढका रहता है, हेलमेट पहना रहता है, हेलमेट पहना होता है। इसलिए कहते हैं इनका जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वह एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वह एपिकल मेरिस्टेम सब एपिकल पोजीशन में होता है, अपेक्स पर नहीं होता, अपेक्स के थोड़ा नीचे होता है। ये तीनों पॉइंट लिखो बच्चों। इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, चाहे आप बोलिए पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक या निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। देवेश त्रिपाठी, बात एक ही है भैया, चाहे अरे ओबियसली यार, ऊपर के रेफरेंस लेंगे तो निगेटिव है और नीचे के रेफरेंस में लेंगे तो पॉजिटिव है। तो ग्रेविटी की वजह, ग्रेविटी की तरफ जाता है और लाइट जिधर होता है उसके अपोजिट जाता है, इसलिए इसको निगेटिवली फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। सेकेंड पॉइंट हुआ एपिकल, ये गलत लिख दिया है टाइपिस्ट हमारा, एपिकल मेरिस्टेम है, आप नोट कर लीजिए प्लीज। मैं यहां पर ये सेकेंड पॉइंट एपिकल, इसको गायब करिए, इसके जगह मैं यहां लिख दे रहा हूं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट इन सब एपिकल पोजीशन। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वह सब एपिकल पोजीशन में पाया जाता है, अपेक्स के जस्ट नीचे। तीसरा, रूट कैप प्रेजेंट इन टर्मिनल पोजीशन, क्योंकि इसके टर्मिनल पोजीशन पर, अपेक्स के पोजीशन पर, एपिकल पोजीशन पर क्या पाया जाता है? रूट कैप। ऐसे ना रूट होता है यार, ये देखो, यह जो दिख रहा है ना, ये रूट कैप है। ये क्या है? रूट कैप है। और यहां क्या है? ये क्या है? ये एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या है? एपिकल मेरिस्टेम है।
ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है, और ये क्या है, रूट कैप है। रूट कैप है, कहते हैं रूट का एपिकल मेरिस्टेम एपिकल पोजीशन में नहीं होता, सब एपिकल पोजीशन में होता है। क्यों? क्योंकि एपिकल पोजीशन में क्या पाया जाता है, रूट कैप पाया जाता है। एपिकल पोजीशन में क्या पाया जाता है, रूट कैप। रूट कैप पाया जाता है। उसका हेलमेट, कहोगे सर रूट सूट कैप तो नहीं होता? आपके दिमाग में आ सकता है ना कि सर सूट कैप तो नहीं होता, रूट में रूट कैप क्यों होता है? अरे भाई सूट कैप क्यों होगा, रूट कैप क्यों है? क्योंकि रूट कैप जो है वह नीचे जमीन के अंदर होता है ना, तो जमीन के अंदर तो फ्रिक्शन बहुत लगता होगा, कंकड़ पत्थर होते हैं, टफ होता है, तो उसका जो एपिकल मेरिस्टेम है वो खराब हो सकता है ना, वो पत्थर से कंकड़ से छिल सकता है, खराब हो सकता है, और एपिकल मेरिस्टेम जब खराब हो जाएगा तो रूट का ग्रोथ रुक जाएगा। इसलिए उसकी रक्षा के लिए हेलमेट लगा लेता है। सूट तो हवा में होता है, तो वहां कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो उसको रक्षा करने के लिए, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए हेलमेट की जरूरत नहीं है। अरे भैया, क्या आप डाइनिंग टेबल पर बैठ कर भोजन करोगे तो क्या हेलमेट लगा कर भोजन करोगे? हेलमेट लगा के तब भोजन करोगे, सीट बेल्ट लगा के भोजन करोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वहां ऐसा खतरा नहीं है। लेकिन आप जब राइड करते हैं, बाइक राइड करते हैं, स्कूटी राइड करते हैं, तो उस समय आपको हेलमेट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर इंजरी होने के चांस रहते हैं, इसलिए हेड की रक्षा के लिए। समझ गए? तो रूट कैप इसलिए होता है क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट लिख लिए। इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट सिस्टम, हेडिंग होगा आपका इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट इन सब एपिकल पोजीशन, सब एपिकल पोजीशन, रूट कैप प्रेजेंट इन टर्मिनल पोजीशन, जो कि मैंने दिखाया वहां पर। अगला कैरेक्टर वही पॉइंट है, हेडिंग वही है। अगला पॉइंट है ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट ब्रांचेज इज इंडोजिनस। इंडोजिनस ब्रांचिंग मतलब जैसे यह रूट है तो यहां से एक ब्रांच ऐसे निकला होगा, या इधर रूट सीधा सीधा होता नहीं, इधर उधर फैला रहता है, जमीन में पूरा फैला रहता है। तो कहते हैं जो रूट सिस्टम इधर उधर फैला हुआ रहता है, उसकी जो ओरिजिन होती है वह कैसी होती है, इंडोजिनस ओरिजिन होती है। कैसी होती है, इंडोजिनस ओरिजिन होती है। ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट ब्रांच इज इंडोजिनस। तो जो ओरिजिन होती है वो कैसी होती है, इंडोजिनस होती है, इंडोजिनस। और इंडोजिनस उस ओरिजिन को बोलते हैं जहां पर ओरिजिन पेरीसाइकल रीजन से होता है। पेरीसाइकल रीजन, पेरीसाइकल रीजन, पेरीसाइकल रीजन। तो ओरिजिन ऑफ लेटरल ब्रांचेज, जो लेटरल रूट मतलब बगल वाला रूट, सुमिता साहू बोल रही है लेटरल रूट क्या है, तो बगल वाला रूट। लेटरल मतलब जैसे मेरा हाथ है, लेटरल साइड हो गया ना, तो लेटरल बगल में जो रूट निकलते हैं उसको लेटरल रूट बोलते हैं, या आप कह सकते हैं रूट की जो ब्रांचिंग होती है उसको लेटरल रूट बोलते हैं। और लेटरल रूट की जो ओरिजिन होती है वह इंडोजिनस ओरिजिन होती है, और इसकी ओरिजिन कहां से होती है, पेरीसाइकल रीजन से होती है। कहां से होती है, पेरीसाइकल रीजन से होती है, पेरीसाइकल रीजन से होती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस, ओके। नेक्स्ट, अब जो रूट सिस्टम होता है, अभी हमने आपको बताया कि जैसे रूट है, ये देखो रूट में यहां पर रूट कैप है। रूट सिस्टम में कहते हैं जो रूट कैप होता है, अभी हमने बताया ये ब्लू वाला क्या है, रूट कैप है। ये क्या है, रूट कैप है। ठीक, तो कहते हैं कि जो रूट कैप होता है वह हो सकता है सिंपल हो, और सिंपल रूट कैप क्या होता है, अगर एक रूट कैप है, सिंगल रूट कैप है, सिंगल रूट कैप है, तो उसको सिंपल रूट कैप बोलते हैं। लेकिन अगर रूट कैप की संख्या एक से ज्यादा हो,
एक से ज्यादा रूट कैप हो, ऐसे हो एक 2-3 हेलमेट पहना हो, एक से ज्यादा रूट कैप अगर होगा बच्चों तो उसको हम नाम देते हैं मल्टीपल रूट कैप। उसको क्या नाम देते हैं? मल्टीपल रूट कैप प्रेजेंट इन पेंडेनस, ये प्लांट का नाम है एग्जाम्पल। तो मल्टीपल रूट कैप कहां होता है बच्चों? मल्टीपल रूट कैप कहां होता है? पेंडेनस में, पेंडेनस, या इसी को नाम देते हैं स्क्रू पाइन। क्या बोलते हैं? स्क्रू पाइन, इसी का कॉमन नेम है। इसको लिख लो भैया, ऐसे खाली वीडियो मत देखो, लिखो इसको कि रूट कैप में भी सिंपल आर मल्टीपल। और सिंपल मल्टीपल क्या होता है मैंने बताया, एक रूट कैप होगा सिंपल रूट कैप कहेंगे, एक से ज्यादा होगा तो मल्टीपल रूट कैप बोलेंगे। और मल्टीपल रूट कैप का एक एग्जांपल, मैं एक ही एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मल्टीपल रूट कैप सिर्फ इसी में होता है, कम से कम 100 प्लांट में होता है। तो 100 लोगों का नाम मत लिखो, नहीं बर्बाद हो जाओगे ना, नहीं लिखना है, एक का लिखो, आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं आपको ना, आएगा तो यही आएगा, ये मेरा अनुमान है और कभी आज तक फेल नहीं हुआ है मेरा अनुमान। तो ये मल्टीपल रूट कैप कहां होता है? पेंडेनस में। और इसका कॉमन नेम क्या है? स्क्रू पाइन, लिख लो पेंडेनस, इसका कॉमन नेम, क्योंकि ये दोनों नाम से पूछता है, या तो ऑप्शन में स्क्रू पाइन लिखा रहेगा या तो पेंडेनस लिखा रहेगा। लिखकर डन लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ू बच्चों। रूट कैप, डन, ओके, थैंक यू। आगे रूट सिस्टम। रूट कैप जो होता है ना, रूट हाइड्रोफाइट में नहीं पाया जाता। रूट कैप नेवर, कभी भी नेवर फाउंड इन हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट में रूट कैप नहीं पाया जाता। अरे भैया क्यों होगा? फिर वही मैं बोलूंगा तो हंसोगे आप, क्या कि भैया पानी के अंदर हेलमेट लगाने क्या जरूरत है? वहां कौन सा कंकड़ पत्थर है, तो पानी है ना, तो वहां फ्रिक्शन नहीं होता, इसलिए वहां रूट कैप की जरूरत नहीं होती। तो याद रखिएगा, रूट पॉकेट प्रेजेंट एट प्लेस ऑफ रूट कैप, वहां रूट कैप नहीं होता बल्कि रूट पॉकेट होता है एट प्लेस ऑफ रूट कैप इन हाइड्रोफाइट। स्पेलिंग फिर गलत किया है यहां पर, हाइड्रोफाइट, 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 हाइड्रोफाइट। तो रूट पॉकेट होता, वहां रूट कैप नहीं होता, क्या होता है? रूट पॉकेट होता है। तो रूट पॉकेट प्रेजेंट एट प्लेस ऑफ रूट कैप, वहां रूट कैप की जगह क्या होता है? रूट पॉकेट, रूट पॉकेट, उसमें हाइड्रोफाइट होगा ना। हाइड्रोफाइटा, जो हाइड्रोफाइट होते हैं, जो पानी में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, उसमें रूट कैप नहीं होता, रूट कैप की जगह रूट पॉकेट होता है। रूट पॉकेट और रूट कैप में बेसिक डिफरेंस होता है। क्या? रूट पॉकेट में हवा भरता है जिससे उस प्लांट को बायोन्सी मिलती है, मतलब वो तैरने लायक हो जाता है, बायोन्सी उसको मिलती है रूट पॉकेट में। रूट पॉकेट के होने के वजह से उसको क्या मिलता है? बायोन्सी मिलती है रूट पॉकेट। और रूट कैप, रूट पॉकेट में एक बेसिक डिफरेंस और भी है, क्या कि जो रूट पॉकेट होता है वो रीजनरेट नहीं कर पाता। रूट पॉकेट नेवर रीजनरेट, रूट पॉकेट रीजनरेट नहीं कर पाता, जबकि रूट कैप जो होता है वह रीजनरेट कर जाता है। रूट कैप में रीजनरेट बट रूट पॉकेट नेवर रीजनरेट। रूट पॉकेट अगर टूट फूट जाए तो उसके जगह नया रूट पॉकेट नहीं बन पाता, लेकिन रूट कैप अगर टूट जाए तो रूट कैप की जगह नया रूट कैप बन सकता है और बनता है। समझ गए? सर उल्टा लिखा है, क्या लिखा है भैया? गलत लिखा होगा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रहे हो। ये गलत लिखा है, रूट पॉकेट कैन नॉट रीजनरेट बट रूट कैप में रीजनरेट, गलत है। इसका उल्टा होगा, रूट पॉकेट जो होता है, रूट पॉकेट नेवर रीजनरेट, रूट पॉकेट नेवर रीजनरेट, कभी रीजनरेट नहीं करता। बट रूट कैप में रीजनरेट। रूट पॉकेट नेवर रीजनरेट, रूट पॉकेट कभी रीजनरेट नहीं करता, रूट कैप रीजनरेट कर सकता है। अब लिख लो, गलत लिखा है, टाइपिस्ट गलत कर देते हैं। रूट पॉकेट का एग्जांपल है आइकोर्निया, ये लिखा हुआ है, रूट पॉकेट का एग्जांपल आइकोर्निया है। हो गया। तो रूट कैप रूट पॉकेट में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस ये है कि रूट पॉकेट जो होता है वो रीजनरेट नहीं करता, जबकि रूट कैप रीजनरेट कर सकता है। और दूसरा है कि रूट पॉकेट जो होता है वो बायोन्सी में हेल्प करता है, जबकि रूट कैप जो होता है वो बायोन्सी में हेल्प नहीं करता, वह केवल फ्रिक्शनल जो चीजें होती हैं उससे रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ रूट सिस्टम, यहां देखिए, ये देखिए स्ट्रक्चर में लेकर आया हूं। रूट कैप एकदम टिप पर रूट कैप है, देखिए रूट कैप है। उसके बाद जोन ऑफ डिवीजन है, देन जोन ऑफ इलॉन्गेशन है, और देन जोन ऑफ मैच्योरेशन है। 3 जोन है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर बना है। आइकोर्निया प्लांट होता है अशरफ नवाज जी, यह रूट है। रूट में 3 पोर्शन है, एक होता है जोन ऑफ डिवीजन, जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो जो सबसे टिप पर होता है वो जो क्या होता है, जोन ऑफ डिवीजन होता है। वो क्या होता है, जोन ऑफ डिवीजन, जोन ऑफ डिवीजन। जोन ऑफ डिवीजन। उसके बाद जो होता है वह होता है, दूसरे बाद जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ इलॉन्गेशन। उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये जोन ऑफ मैच्योरेशन जो होता है बच्चों, इसी में रूट हेयर पाए जाते हैं। देखो रूट हेयर है, इसी में यही क्वेश्चन पूछता है रूट हेयर किस जोन में होता है, तो रूट हेयर प्रेजेंट इन जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन जो होता है वहीं पर रूट हेयर पाया जाता है। तो रूट हेयर प्रेजेंट इन जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन जो होता है वहीं पर क्या होता है, रूट हेयर। रूट हेयर देख लीजिए आप ध्यान से, सभी लोग बना लो, स्ट्रक्चर बना लो। सबसे टिप पर रूट कैप है, उसके बाद जोन ऑफ डिवीजन है, जोन ऑफ इलॉन्गेशन है, जोन ऑफ मैच्योरेशन है, रूट हेयर प्रेजेंट इन जोन ऑफ मैच्योरेशन। हो गया। चलो, टाइप ऑफ रूट सिस्टम। जो रूट सिस्टम होता है बच्चों 2 तरह के होते हैं। रूट सिस्टम जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं रूट सिस्टम। टाइप ऑफ रूट सिस्टम 2 तरह के होते हैं। पहला होता है टैप रूट सिस्टम, दूसरा होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। 2 तरह के होते हैं, कौन कौन, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम
जो टैप रूट सिस्टम होता है उसमें प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं आपको, हालांकि स्ट्रक्चर तो बना है आपको सामने, ये देखो टैप रूट है और ये फाइब्रस रूट है। तो टैप रूट में क्या होता है, यहां से रेडिकल होगा, रेडिकल से एक रूट निकलेगा, इसको प्राइमरी रूट बोलेंगे, इससे सेकेंडरी रूट निकलेगा, इससे टर्सरी रूट निकलेगा। ये टैप रूट सिस्टम में होता है। देख रहे हैं, एक सीधा रूट निकलेगा, उससे एक ब्रांचिंग होगी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट का जो कंसेप्ट है वो किसमें है, टैप रूट सिस्टम में है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रूट सिस्टम का जो कंसेप्ट है। और जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, यहां प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं होता, यहां रेडिकल से ही कई रूट एक साथ निकलते हैं। ये देखो, रेडिकल से ही कई रूट एक साथ निकलते हैं, रेडिकल से ही कई रूट एक साथ निकलते हैं, कई रूट एक साथ निकलते हैं। इसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। तो यह टैप रूट सिस्टम है। ये डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डाइकॉट कहते हैं, बचपन से आप पढ़े होंगे कि रूट दिखाकर आपसे पूछा जाता है डाइकॉट है कि मोनोकॉट। तो इस तरह का रूट अगर है, सीधा सीधा आपको प्राइमरी सीधा सीधा दिख रहा है, तो क्या होता है, वह डाइकॉट है। और फाइब्रस रूट सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट। ये देखो यहां पर स्ट्रक्चर में साफ से ऐसे स्ट्रक्चर है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, क्योंकि आज की क्लास हमें यहीं खत्म करनी होगी, बाकी चीजें कल फिर मेरी क्लास है, कल मैं बताऊंगा। यहां पे एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम में कौन सा रूट सिस्टम ज्यादा प्लांट के लिए बेनिफिशियल होता है। देखिए, रूट का मेन काम क्या होता है, दो काम होता है। पहला काम होता है कि वह जमीन से पकड़ बना के रखता है ना, एंकरेज उसको बोलते हैं, वो पकड़ बना के रखता है। दूसरा होता है कि वह वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। ये दोनों काम वो रूट सिस्टम ज्यादा अच्छा करेंगे जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। वह ज्यादा करेंगे जिनका क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा है। तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, फाइब्रस रूट सिस्टम का कि टैप रूट सिस्टम का। फाइब्रस रूट सिस्टम का ना, यहां सरफेस एरिया आपको ज्यादा मिलेगा, यहां सरफेस एरिया कम मिलेगा। तो याद रखिएगा, फाइब्रस रूट सिस्टम इज मोर एडाप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए फाइब्रस रूट सिस्टम ज्यादा अच्छा माना जाता है टैप रूट सिस्टम की तुलना में। क्यों, क्योंकि फाइब्रस रूट सिस्टम है मोर सरफेस एरिया। फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो बच्चों, आज की क्लास हमें यहीं पे स्टॉप करनी होगी। कल हम फिर मिलेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। एडवेंटिशियस रूट पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ेंगे। वो कल की क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी, क्योंकि नया चैप्टर था, शुरुआत था, शुरू का 30-40 मिनट आधा घंटे खराब हो गए थे, क्योंकि वो टेक्निकल इशू की वजह से सब होता रहेगा ना, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। और अभी आपका एक एनिमल किंगडम भी स्टार्ट हो चुका होगा, एनिमल किंगडम भी इसके पैरेलल में चलता रहेगा ना, जिससे कि सिलेबस को थोड़ा स्पीड अप मिल सके। और क्लास आज की कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट के थ्रू बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और लाइक कमेंट शेयर आप जरूर करिएगा। तो कल फिर मिलते हैं और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं क्विज भी कराऊंगा, क्वेश्चन में रूट सिस्टम पर क्वेश्चन लेकर आऊंगा और कल क्विज भी कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, कल तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना होगा। कल फिर टीचर्स डे पर मिलते हैं। थैंक यू।